Hi everyone, welcome to our YouTube channel Law Talks with Aditi. So in this video we are going to discuss Doctrine of Election जो कि हमारा सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। This section is also known as doctrine of election. Basically, election means choosing between two inconsistent claims. जब आपको दो inconsistent claims और या फिर दो चीज़ों में से कुछ चूज करना पड़े, that is election. तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमें कुछ बेनिफिट्स कन्फर करती है और उसके साथ कुछ लाइबिलिटीज भी इम्पोज करती है, तो जो पर्सन इलेक्ट करने की पोजीशन में है दैट पर्सन शुड आइदर चूज द होल ट्रांजैक्शन और रिजेक्ट द होल ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स कि वो ये नहीं कर सकता कि सिर्फ बेनिफिशियल पार्ट अपने पास रख ले और जो लाइबिलिटीज हैं उनको रिजेक्ट कर दें। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग यही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर बेनिफिट्स हैं और लाइबिलिटीज भी हैं तो आपको जो इलेक्शन है वो क्या करना है, आइदर टू चूज द होल ट्रांजैक्शन और आइदर टू रिजेक्ट द होल। सो सेक्शन 35 हमारा एक मैक्सिम पर बेस्ड है, दैट इज नो वन कैन एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम्स। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उससे बेनिफिशियल पार्ट को एक्सेप्ट कर लें और जो हमारा लाइबिलिटीज वाला पार्ट है उसको रिजेक्ट कर दें। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर। दैट इज वन कैन नॉट टेक व्हाट इज बेनिफिशियल टू हिम एंड डिसअप्रूव व्हिच इज अगेंस्ट हिम। क्लियर? दैट इज सिंपल कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी बेनिफिशियल है आपके लिए आप उसको एक्सेप्ट कर लें और उस चीज़ को डिसअप्रूव कर दें जो कि आपके अगेंस्ट है, मींस जो भी लाइबिलिटीज हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स देखें हम सेक्शन 35 के, तो सबसे पहले पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। यहाँ पे ओन जो इलेक्शन के लिए हम बात करेंगे इस सेक्शन को अप्लाई करने की, तो सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए जो उसका नहीं है। मींस वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की नहीं है, द पर्सन हु इज प्रोफेसेस टू ट्रांसफर। सेकेंडली, ट्रांसफर के बदले में ट्रांसफर को कुछ ट्रांसफर क्या कर रहा हो, कुछ बेनिफिट्स कन्फर कर रहा हो उस ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के। सबसे पहले हमने कहा कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होनी चाहिए जिसे वो प्रोफेस कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए, और जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है उस ओनर को वो कुछ बेनिफिट्स कन्फर करेगा, राइट। तो सेकेंड एसेंशियल इज कि ट्रांसफरर कुछ बेनिफिट्स कन्फर करे अपॉन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Thirdly, transfer of property and conferring of benefits must form part of same transaction. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और बेनिफिट्स कन्फर हो रहे हैं वो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हो। वो दोनों ही चीज़ें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स कन्फर, वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट होने चाहिए। एंड द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द वन हु इज द ओनर, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो बाउंड है, मीन्स ही इज बाउंड टू इलेक्ट टू टेक द बेनिफिट एंड ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी एंड गिव अप द बेनिफिट। या तो वो चूज कर ले कि वो बेनिफिट लेगा या फिर गिव अप कर दे कि उसे बेनिफिट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बाउंड जो इलेक्शन की पोजीशन में है वो कौन है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मोड्स ऑफ इलेक्शन अगर हम बात करें तो इलेक्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है। हेयर इज फर्स्ट वन, एक्सप्रेसली, जो कि ओनर एक्सप्रेस वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करता है कि वो इलेक्ट करता है तो वो एक्सप्रेस करेगा इन वर्ड्स, दैट इज एक्सप्रेस मोड ऑफ इलेक्शन। एंड सेकेंडली, इम्प्लाइड इलेक्शन मीन्स वो अपने कंडक्ट से शो कर रहा है कि वो इलेक्ट, उसने अगर बेनिफिट एक्सेप्ट किए हैं तो वो अपने कंडक्ट से शो कर रहा है। एक्सप्रेसली उसने मेंशन नहीं किया बट उसके कंडक्ट ऐसे थे जिससे हमें इम्प्लाइड था कि उसने वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिए, उसने वो बेनिफिट्स यूज कर लिए इस तरीके से। इलेक्शन इज इम्प्लाइड, कब होगा इलेक्शन इम्प्लाइड, व्हेन द ओनर
अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी टू इलेक्ट, ओनर को पता है कि उसकी ड्यूटी है इलेक्ट करना, एंड हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट्स द बेनिफिट, मीन्स उसको सारी नॉलेज थी, उसके बाद भी उसने वो एक्सेप्ट किए बेनिफिट। तो अगर वो इम्प्लाइडली बिना एक्सप्रेस किसी वर्ड्स में नहीं कहता है और वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है बेनिफिट्स को, तो इलेक्शन इम्प्लाइड माना जाएगा। Here is requisition to elect, means कि if after expiry of 1 year, 1 साल हो जाता है, ओनर ने कुछ भी इलेक्ट नहीं किया, उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, आपने जिस टाइम उसको बेनिफिट्स कन्फर किए, जिस टाइम कहा, उससे 1 साल तक उसने कुछ नहीं किए, 1 साल पूरा एक्सपायर हो गया लेकिन ओनर ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो ट्रांसफरी में रिक्वायर हिम टू मेक सच इलेक्शन। तो ट्रांसफरी उसको वापस से बोलेगा कि आप कुछ डिसीजन लीजिए, एंड इवन दैट अगर ट्रांसफरी ने उसको रीजनेबल टाइम दिया और उस रीजनेबल टाइम में भी उसने जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसने कोई डिसीजन नहीं लिया उस रीजनेबल टाइम में, तो क्या माना जाएगा? डीम्ड टू हैव इलेक्टेड इन फेवर ऑफ ट्रांसफर, ये मान लिया जाएगा कि उसने उस फेवर जो ट्रांसफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मीन्स उसका डिसीजन उस ट्रांसफर के फेवर में है, अगर वो कुछ भी इलेक्ट नहीं करता तो। सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, सस्पेंड हो जाएगा कुछ टाइम के इलेक्शन। किस केस में होगा सस्पेंशन? अगर ट्रांसफर के टाइम पे जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो लीगली डिसेबल्ड है, तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कब तक? अंटिल सच डिसेबिलिटी सीजेस और अंटिल द इलेक्शन इज मेड ऑन द बिहाफ बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Here are the rights of disappointed transferee। हम बात कर रहे थे ओनर ने, अगर इन केस ओनर ने मना कर दिया, राइट, उसने बेनिफिट्स लेने से मना कर दिया, जो ट्रांसफर हो रहा था उसने उसको डिनाई कर दिया, तो जो ट्रांसफरी है, द पर्सन जिसके फेवर में वो ट्रांसफर किया जा रहा था, वो पर्सन कौन होगा? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। So where owner elects against transfer, the transferee cannot get the property, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो क्या बन गया? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो उस केस में उस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के क्या राइट्स होंगे? 2 केसेस है, अगर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन था और ट्रांसफर एंड ट्रांसफरर डाइज और बिकम इनकैपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेश ट्रांसफर, बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसफर की डेथ हो गई या वो इनकैपेबल हो गया कि फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेकेंडली, वेयर ट्रांसफर इज विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए था, चाहे ट्रांसफरर अलाइव हो या उसकी डेथ हो गई हो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो दोनों ही केसेस में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के पास राइट है कि वो क्या लेगा? जो भी ट्रांसफरर होगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन, और वो रीजनेबल कॉम्पनसेशन क्या होगा? इक्वल टू द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रोफेस किया गया था, जो क्लेम किया जा रहा था जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, उसका एक रीजनेबल, उसके इक्वल रीजनेबल कॉम्पनसेशन उस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को मिलेगा इन दोनों ही केसेस में। Here is the example. C is the owner of सुल्तानपुर फार्म, जो कि 800 रुपीज़ वर्थ का है। सो इस फार्म हाउस की जो वर्थ है वो 800 रुपीज़ है और C इसका ओनर है। A ने प्रोफेस किया B को ट्रांसफ़र करने का सुल्तानपुर फार्म, राइट। तो A ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि A B को ट्रांसफ़र कर रहा है सुल्तानपुर फार्म, लेकिन C इसका ओनर है। अब उसने C के लिए 1000 रुपीज़ का बेनिफिट कन्फर किया, तो C किस पोजीशन में है? इलेक्ट करने की। C आइदर इलेक्ट 1000 रुपीज़, या तो वो 1000 रुपीज़ जो उसको बेनिफिशियल पार्ट है उस वो एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे रिजेक्ट कर दे। अगर वो एक्सेप्ट करता है 1000 रुपीज़ का, तो सुल्तानपुर फार्म किसके पास चला जाएगा? B के पास। लेकिन इन केस ही इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म, C ने कहा नहीं, मुझे आपका 1000 रुपीज़ का बेनिफिट नहीं चाहिए, उसने अपना फार्म हाउस अपने पास रखा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में B इज द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, राइट।
तो बी को ट्रांसफरी को इक्वल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मीन्स वर्थ 800 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर इनकेस ए की डेथ हो जाती है इलेक्ट करने से पहले ही, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल है कि वो बी को 1000 में से जो भी बेनिफिशियल पार्ट था एटलीस्ट 800 रुपीज़, क्योंकि हमारे फार्म हाउस की वर्थ कितनी है 800 रुपीज़। हमने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी प्रोफेस की जा रही होगी, जो भी क्लेम की जा रही है ट्रांसफ़र करने के लिए, एटलीस्ट उसका रीजनेबल कॉम्पनसेशन दे। तो अगर इन केस एक ही डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड है कि वो बी को 800 रुपीज़ प्रोवाइड कराएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।